जिन्हों कहता है मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिन्हों फिर से आगे बढ़ता है और ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हंसते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन्हों से कहता है हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही जिन्हों अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हैरान हो जाता है और कहता है इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिन्हों ताइशिक पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ताइशिक के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिन्हों के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ताइशिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था? ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन साथ ही ताइशिक अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर देता है। जिन्हों कहता है मेरे वेपन के अटैक्स तभी काम करते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है तो इसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है। ताइशिक हंसते हुए जिन्हों से कहता है तुमने मुझे अपने इफेक्ट्स दिखाए, चलो मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाता हूँ। और साथ ही ताइशिक हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जिन्हों भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और कहता है वो तो बिल्कुल गायब हो गया, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। उसी वक्त ताइशिक साइड से उस पर अटैक करता है। जिन्हों अपने हंटर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ताइशिक फिर से पीछे हट जाता है और उसे कहता है तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि मैंने अपनी सारी सेंसेस को हाइड किया हुआ है, तुम्हारी सेंस तो बहुत ज्यादा शार्प है। ताइशिक उसे कहता है मेरे स्पेशल मूव को कैमोफ्लेज स्किल कहते हैं, मैंने अपनी बॉडी, अपनी स्मेल और अपने ऑरा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया है, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। असैसिन टाइप के बहुत सारे हंटर्स में से सिर्फ चंद एक हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, और आज से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास ऐसे स्किल है, क्योंकि मेरे स्किल को देखने के बाद मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्हों अभी उसके सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है। उसी वक्त ताइशिक उसके नीचे से गुजरता है और उसके पाँव के टेंडेंट्स को काट देता है, जिससे जिन्हों के पैर बेकार हो जाते हैं। जिन्हों वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ताइशिक जिन्हों से कहता है अगर बी रैंक की हीलर तुम्हें डायरेक्टली हील करे तो तुम शायद हील हो सकते हो, लेकिन जितनी दूर वो अभी खड़ी है वहाँ से तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। जूही जैसी आगे बढ़ने लगती है, ताइशिक उसे कहता है अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जूही वहीं पर डर कर खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं मैं तो बाहर से मदद भी नहीं बुला सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा जिन्हों का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और उसका स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। मिस्टर सोंग अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो बाई कर सकता हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं ताइशिक उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्किल के सामने तुम्हारी ये कमजोर बॉडी टिक पाएगी? तुम अब बुढ़े हो चुके हो, तुम तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं पहुँच सकते। ताइशिक जिन्हों के पैर की तरफ देखता है और उसे कहता है अगर तुम्हें हीलिंग मिल भी जाती है तो कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स में तुम्हारी टांग हील होगी, इतनी देर में तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्हों से कहता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो में जाता है और अपनी रिकवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए फौरी तौर पर हील हो जाता है। ये देखकर जूही भी हैरान हो जाती है, जबकि ताइशिक भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कौन सा स्किल है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में हील हो गया, तो इसका मतलब ये एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है, इसके पास तो हीलिंग स्पेल्स भी हैं। इसके बारे में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये किस किस्म का हंटर है। स्पीड भी इसके पास है, स्ट्रेंथ इसके पास है, मैजिकल स्पेल्स इसे आते हैं जिससे ये अपनी बॉडी को हील कर सकता है। ताइशिक कहता है पता नहीं कितनी बार ये अपनी बॉडी को इस तरह हील कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्हों फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मेरा एक और इमोशन मर गया, यानी जिन्हों के अंदर की एक और फीलिंग मर गई। जिन्हों ताइशिक से कहता है तुम्हारे जैसों पर तो मुझे अपना गुस्सा भी जाया नहीं करना। ये सुनकर ताइशिक गुस्सा हो जाता है और सीधा जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हों अपने डैगर को घुमाते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक पूरी तौर पर पीछे हट जाता है। ताइशिक अब की बार हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये वाकई में मेरे कैमोफ्लेज के अंदर से देख सकता है? ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और उसे कहता है तुमने मेरी गर्दन पर वार किया, लेकिन जरा भी हिचकिचाई नहीं, इसका मतलब तुम पहले भी किसी इंसान को मार चुके हो। मुझे लगता है कि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों ही पहले किसी इंसान को मार चुके हैं और अब किसी इंसान को मारने में हमें डर नहीं लगता। ताइशिक उसे कहता है अवेकनिंग ने हम इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी है, अब हमें कानून को मानने की जरूरत नहीं, हम जैसे अवेकनर्स यानी हंटर्स को कानून से डरने की जरूरत नहीं, अगर हम लोग पावरफुल हैं तो हम ही कानून हैं। साथ ही ताइशिक उसे कहता है इसीलिए मैं अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाता हूँ, और वो गायब होकर जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहीं से खड़े खड़े वो अपने डैगर की मदद से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ताइशिक कहता है मुझे लगता है अब मुझे समझ आ चुकी है मैं अपने स्टेल्थ मोड में इसको कैसे दिखाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से इसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इस फ्लो को तोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से अटैक करने वाला हूँ, ये तो सिर्फ मेरे किलिंग इंटेंशन को देख रहा है। जिन्हों जो कि अभी तक अपना सर झुकाकर खड़ा होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसका एक नया स्किल एक्टिवेट होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी अपनी हाकी इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जिन्हों जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एक प्रेशर क्रिएट होता है
होता है। सामने वाले को महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। ताइशी को ऐसे महसूस होता है जैसे वो पानी में धंसता जा रहा होता है। हर तरफ से उसे ब्लैक शैडो अपने अंदर कवर कर रहा होता है। जिन्हों सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये है क्या चीज? डार्कनेस मुझे कवर करती जा रही है, क्या ये सिर्फ इसका शैडो है? ताइशी कभी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी वक्त जिन्हों का हंजर आकर उसके सीने में धंस जाता है। ताइशी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ताइशी को उसे कहता है, आखिर तुम हो क्या चीज? ताइशी की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है और वो नीचे बैठ जाता है। ताइशी को उसे कहता है, मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अब मेरी मौत आ चुकी है, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हो क्या? क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो जिसके पास हीलिंग स्पेल्स हैं? इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अदर स्किल्स हैं। तुम हो क्या चीज? मैंने इस तरह का हंटर पहले कभी नहीं देखा। जिन्हों से कहता है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ताइशी को से कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स रखकर तुम भी खुद को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही जिन्हों का पैरालिसिस इफेक्ट और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। ताइशी हंसते हुए उससे कहता है, तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं छुपा पाओगे जबकि तुमने मुझे मार डाला है। जिन्हों से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो अपनी हर फाइट के बाद लेवल अप हो जाता हूँ। जिन्हों ताइशी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? ताइशी से कहता है, तुम्हारा शैडो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हारा शैडो जितना ज्यादा डार्कनेस में डूबा हुआ है। और इसी के साथ ताइशी मर जाता है और जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है कि तुमने दुश्मन को मार दिया है, इसलिए तुम लेवल अप हो गए हो, जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दिया गया है। क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करोगे? जिन्हों कहता है, ताइशी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है जैसे मैंने अपनी एक सेंस को खो दिया है। मेरे अंदर के इमोशन मरते जा रहे हैं। हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ तो मेरे अंदर का एक इमोशन मर जाता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाता हूँ। जूही आगे बढ़ती है और जिन्हों से कहती है, जिन्हों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। मिस्टर सॉन्ग भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो मर चुके होते। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाकर गिल्ड को ये सारा मामला रिपोर्ट नहीं करना? जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से कहता है, लेकिन अभी हमें डंजन के बॉस को मारना है ताकि इसके गेट को क्लोज किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहती है, कहीं तुम अकेले बॉस को मारने के लिए तो नहीं जाना चाहते? लेकिन साथ ही मिस्टर सॉन्ग चुप हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे स्किल्स देख ली है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मिस्टर सॉन्ग सारी लाशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं तो इन सबको सही तरह से दफनाना चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन्हों आगे बढ़ता है और ताइशी के सीने से अपने हंजर को बाहर निकालता है। वो जैसे अपने हंजर को बाहर निकालता है, वहाँ पर एक छोटा सा बीड चमक रहा होता है। वो बीड असल में एक रैलिक होता है। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें जिन्हों को बताया जाता है कि हंटर ताइशी के मरने के बाद उसकी शैडो वाली एबिलिटी अब तुम्हारी हो चुकी है। जैसे तुम इस रैलिक को तोड़ोगे, वो एबिलिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं दूसरे हंटर्स को मारने के बाद उनकी एबिलिटीज को भी ले सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से कहती है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जाकर सारी बात बताएंगे। जूही जिन्हों से कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से बॉस को मारकर बाहर आ जाओ। जिन्हों उनसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जिन्हों बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ता है। वहीं पर उन तीनों कैदियों की लाशें पड़ी होती है। जिन्हों एक लाश के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि सभी के चले जाने के बाद यहाँ से आसानी से भाग जाओ और किसी को पता भी न चले? वो कैदी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताइशिक ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। जिन्हों से कहता है, ताइशिक तो बहुत ज्यादा जालिम निकला, उसने तो तुम्हारा गला ही काट दिया ताकि तुम किसी को मदद के लिए पुकार न सको। जिन्हों आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा तो ब्लड बह रहा है, इस तरह तो तुम मर जाओगे। अगर हम जूही से कहें तो वो तुम्हें बचा सकती है। वो क्रिमिनल खुश हो जाता है और कहता है, चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिन्हों से घसीटता हुआ बॉस के रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सामने बॉस का रूम होता है। जिन्हों दरवाजा खोलता है और उस कैदी को लेकर अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा गोब्लिन बॉस होता है। जिन्हों दरवाजे को बंद करके सामने खड़ा हो जाता है और उस कैदी को कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा है? क्या तुम्हें उन सब के फेसेस याद है? मेरी नजर में तुम ताइशिक से भी ज्यादा गंदा कचरा हो। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को इस डंजन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उस बड़े से बॉस मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे और भी गॉब्लिन्स होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद फाइट का कोई भी सीन नहीं दिखाते, बस एक सीन दिखाते हैं जिन्हों उस बड़े से गॉब्लिन बॉस को मार देता है। जिन्हों उसकी लाश के पास खड़ा होता है और कहता है, इस बड़े से गोब्लिन बॉस को मारना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मिस्टर सॉन्ग बाहर आकर गिल्ड से आए हुए लड़के को सारी बात बता देते हैं। गिल्ड का वो लड़का सारी बात को समझ जाता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने डंजन के अंदर क्या काम किया है। और थोड़ी ही देर के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वू जिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर गिल्ड के लड़के से पूछते हैं, कितनी देर हो गई डंजन को क्लियर किए हुए? वो लड़का उन्हें बताता है, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मैनेजर वू जिन से कहते हैं, अभी तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। हमें नहीं लगता कि हम अंदर जाकर उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज होने वाला है। वो जिन उस लड़के से पूछते हैं, जितने भी लोग उस डंजन में बचे हैं क्या उन सब लोगों ने डंजन को क्लियर किया है? वो लड़का उनसे कहता है, जी उन लोगों ने क्लियर किया है। मिस्टर वू जिन सोचते हैं,
ताइशी के बारे में तो मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकता है, कि वो एक असैसिनेशन मिशन के दौरान उसने सारे कैदियों को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने बॉस को क्यों मारा। वो डंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता था। उसी वक्त उनकी नजर जिनवू पर पड़ती है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, क्या तुम संग जिनवू हो? तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो आज हम दोनों दोबारा मिल रहे हैं। जिनवू भी उसे पहचान लेता और कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। मिस्टर वू जिन उन्हें कहते हैं, मेरा नाम वू जिन चियोल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे एक साथी ने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीम का हेड हूँ। हम लोग इस पूरे मामले की तहकीक करेंगे। जिनवू कहता है, मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है इस शख्स को देखने के बाद, क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी बढ़ चुकी है। ये बंदा ताइशिक से भी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड होने के नाते मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जबकि जिनवू अभी भी उसकी स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है शायद ये एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसकी पावर से मैच नहीं कर सकता, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनवू कहता है, ठीक है सर, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से किसने ताइशिक को मारा है? जिनवू कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी रीअवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिनवू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मैंने उसे मारा है। मिस्टर वू जिन मिस्टर सोंग से कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, क्या तुम पीछे नहीं देख रहे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम ताइशिक को मार सकते हो। लेकिन वू जिन अपने आप में ही सोच रहा होता है, ताइशिक को तो हम डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक बाजू वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा, इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वू जिन जिनवू से कहते हैं, जिनवू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि एक ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर ताइशिक को नहीं मार सकता, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिनवू उनसे कहता है, आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, डांगसुक के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, सिर्फ तुम और एक डी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है, तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांगसू है और वो अमेरिका में रहता है, और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है, इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है, क्योंकि एक एस रैंक के हंटर को हम मौजजा भी कह सकते हैं या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि डांगसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिनवू जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती है। जिनवू कहता है, मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ, जिसने ताइशिक को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सोंग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिनवू के पास वापस आती है और उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिनवू ने जूही को दिया था। जिनवू जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। जूही आगे खड़ी होती है और जिनवू से कहती है, जिनवू तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिनवू से कहता है, तुमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ, और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी, इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर्स ही ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं, मैं हमेशा तुम्हारी इंजरीज को हील करती थी।
जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुमसे तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ वंडर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकियों की भी जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी। मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्हों से कहती है, तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्हों से कहता है, लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्हों भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुमसे कहूंगा कि मेरे साथ बाहर चलो, और उस दिन खाने का बिल मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए से कहती है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्हों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्हों कहता है, अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांगसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। जिन्हों को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्हों वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर 8 हंटर्स होते हैं जो कि पेपर वर्क के लिए है, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्हों उन सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब कौन है? जिन्हों से कहता है, ये हमारे टीममेट्स हैं, इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सभी ऐसे ही हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्हों स्कूल की लड़की की तरफ देखता है और कहता है, क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं? जिन्हों से कहता है, हाँ, वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्हों से कहती है, तुम बच्चा किसको कह रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्हों से कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो? वो लड़कियों से कहती है, नहीं। जिन्हों से कहता है, मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्हों सब से कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हों अंदर जाएंगे। जिन्हों सारे लोगों से कहता है, कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करो। वो सब ये सोच रहे होते हैं, ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे? क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनमें से एक कहता है, जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन वोन दोगे, क्या तुम वाकई में हमें देने वाले हो या नहीं? क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्हों उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन वोन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और तुम्हें 3 मिलियन वोन मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वोन हमें देने होंगे, और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, जो की कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हों कहता है, जिन्हों मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, आए तुमने पहना क्या हुआ है? जिन्हों फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हों से कहता है, अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हों नीचे गिर जाता है। जिन्हों से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हों रोना शुरू कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उतार देता हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हों बैग उठा लेता है और कहता है, चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हों से कहता है, अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? जिन्हों से कहता है, अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़के कहते हैं, क्या ये वाकई एक सी रैंक की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं? इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये 2 लोग मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं, तो ये हाई रैंक की डंजन में क्यों नहीं जाते? किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है, संग जिनवू के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है, और दूसरा लड़का जिसका नाम जिनहो है, जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है। मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिन्हो डंजन के गेट से बाहर निकलता है, क्योंकि वो भागता हुआ डंजन के गेट से बाहर निकलता है। वो सारे उसे कहते हैं, तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है, ये लोग भाग कर नहीं आए, जरा डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया।
जिन्हो भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन्हो से कहता है अगली डंजन कहाँ पर है। जिन्हो से कहता है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिन्हो चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर्स से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन्स को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा, क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। वो लड़के उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग हैं कौन। इन्होंने एक सी रैंक की डंजन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक हंटर गिल्ड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है। उस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे कहता है सर जरा इस तरफ देखिए, किसी बंदे ने 200 मिलियन हज करके सारी सी रैंक की डंजन के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है जो पर्सनल अटैक फोर्स है। उन्होंने सारी सी रैंक की डंजन्स को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे गिल्ड के लिए सी रैंक की डंजन्स बची नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे। एक सी रैंक की डंजन की कीमत सिर्फ 7,000 थी। मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन खरीद ली। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिन्हो है। मैनेजर उसे कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट उसे कहता है वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर उसे कहता है लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो इतनी महंगी डंजन्स को खरीद क्यों रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था जिसका नाम संग जिन वू है। असिस्टेंट उसे कहता है हाँ वो लड़का भी उसके साथ है। हाँ का लफ्ज सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और ई रैंक के हंटर जिन वू, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन वू के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। जिन्हो के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिन्हो 3 इंसिडेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था जहाँ से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांगसुक की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ इनकी पार्टी के 7 और बंदे भी मारे गए। जबकि जिनवू और जिन्हो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिन्हो यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे गिल्ड का मास्टर बना सके। जिन्हो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन्स में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिन्हो एक रीअवेकन पर्सन है यानी उसको डबल अवेकनिंग मिली है। मैनेजर जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं संग जिन्हो एक डबल अवेकन पर्सन है, मुझे उसे अपने गिल्ड में लेकर आना है, हम लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग मरे लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशिक को एक बी रैंक के हंटर मिस्टर सोंग ने मार दिया। हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा ही असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशिक को जिन्वू नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन के बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिन्वू है कौन, क्या वाकई में वो डबल अवेकनर है या नहीं। असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैनेजर खुद जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिन्वू और जिन्हो डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्व्स की टाइप के होते हैं। जिन्वू क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपने डैगर को हाथ में पकड़े ही वो उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिन्वू के पास अब स्टेल्थ है यानी कि ताइशिक की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, गायब होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिन्हो वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही जिन्हो के स्टैट्स के बारे में दिखाते हैं। उसका लेवल 39 हो चुका है जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिन्हो अपनी विंडो की तरफ देखता हुआ कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिन्हो कहता है ताइशिक से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिन्हो की इन्वेंटरी में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रीजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिन्हो कहता है मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा माना यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन वो एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिन्हो फिर उसको भी मार देता है।
उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, और साथ ही एक अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। जिन्हों का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि अब तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसके स्टैट्स वाली विंडो में जहां पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था वहां पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिन्हों कहता है अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिन्हों को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर उनके डंजन के बाहर जिन्हों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का कॉल सुन रहा होता है। मैनेजर से देखकर कहती है क्या हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं। मैनेजर उन सब से कहते हैं आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो। वो स्कूल वाली लड़की उससे कहती है ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। मैनेजर उसे कहते हैं बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उनसे कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर उससे पूछते हैं क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो। वो लड़की से कहती है हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं, तो डंजन के अंदर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हो और जिन्हो दोनों ही डंजन के अंदर गए हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिन्हो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है। हमें इस बंदे को अपने गिल्ड में लेना ही होगा।